स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज सामान्य अध्ययन का 18वां सेट है और वो भी 20 प्रश्नों का। हमेशा की तरह 20 प्रश्नों का 18वां सेट है, यानी सेट नंबर 18। ध्यान देंगे, अब वक्त बिल्कुल नहीं है आपके पास और एग्ज़ाम 6 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। जिनका भी है, समय नहीं है, इसलिए पूरे ईमानदारी के साथ में थोड़ा-सा आप मेहनत ज़रूर कर लीजिए, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं एक बात आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों का थोड़ा-सा प्यार मिलना कम हो गया है, यानी कि सपोर्ट मिलना कम हो गया है। इसको बरकरार रखिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार अपना बढ़ाइए, दुलार दिखाइए। मैं इसी के लिए स्पेशल आपसे कहना चाहूँगा। और जो भी हमारे साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल को भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद प्रधान अध्यापक के लिए शुरू किया जाएगा इस चैनल पर एग्ज़ाम। सक्षमता वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रधान अध्यापक की तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए भी आप जुड़िए, अपने दोस्तों को इस पर जुड़ने के लिए बोलिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन-सा है? तो ध्यान देंगे लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय सिडबी है, यानी कि एसआईडीबीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सिडबी इसको आप कह सकते हैं फॉर्म शॉर्ट फॉर्म के रूप में, नाम के रूप में सिडबी एसआईडीबीआई। अब एसआईडीबीआई का जो है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पर। सिडबी एसआईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, हिंद बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसको बोला जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। यह बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई, जो पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया है। यह बैंक, जिसको आप सिडबी बोल रहे हैं, छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण, विकास तथा ऐसे कार्यों के समन्वयन, यानी ऐसे कार्यों में समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? ध्यान दीजिए, आप वीडियो को भगाइएगा नहीं, सिर्फ ऑप्शन सुनने के लिए नहीं देखिएगा वीडियो को। मैं जो डील करता हूँ, ऑप्शन पर चर्चा करता हूँ, उसको ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि हो सकता है कि इससे पहले वाला जैसे क्वेश्चन में सिडबी वाला पे हमने बताया कि उसका जो है स्थापना 1990 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ दे कि एसआईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी, अप्रैल 1990 में हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। तो चर्चा करने का मेरे जो है मेन रीज़न यही है। चर्चा करने से ये होता है कि ऑप्शन पर कि बहुत सारा क्वेश्चन भी वहाँ क्लियर हो जाता है, और भी क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, प्लीज़ वीडियो को भगाइएगा नहीं, कंटिन्यू देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत काम आएगा। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा, तब इसका असली जो है मकसद है, असली महत्व जो है वो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से ज़रा-सा इस पर हम चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 जो है, इसमें सर्वाधिक खर्च शिक्षा पर किया गया था। सर्वाधिक खर्च किस पर किया गया था? शिक्षा पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा। लेकिन ध्यान देंगे कितना खर्च किया गया था वह? तो 40,540, कितना? 40,540 करोड़ से भी ज़्यादा इस पर खर्चा किया जाएगा। इस हिसाब से ये बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? अब ऑप्शन देखने से पहले थोड़ा-सा यहाँ ध्यान देंगे, देखेंगे कि हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट यहाँ क्वेश्चन प्रशांत महासागर के लिए पूछ रहा है और वो भी ठंडी जलधारा के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बेंगुएला, फॉकलैंड, बेंगुएला, फॉकलैंड और लेब्राडोर जो है, यह तीनों अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। ध्यान देंगे, हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, लेकिन बेंगुएला, फॉकलैंड और लेब्राडोर ये तीनों अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ध्यान देंगे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जल विद्युत। क्या है भाई? कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा ये सभी जो है इनकी अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 17.7%। यानी 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? यानी वर्तमान में भारत दूध उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। भारत का मछली उत्पादन में दूसरा, अंडा उत्पादन में तीसरा और मांस उत्पादन में पांचवा स्थान है। लेकिन यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि भारत विश्व में अग्रणी है तो किसके लिए भाई? तो दूध उत्पादन के लिए। लेकिन मछली जो है, यह मछली तो भारत का मछली उत्पादन में दूसरा और अंडा उत्पादन में तीसरा और मांस उत्पादन में भारत पांचवा स्थान पर है, लेकिन दूध उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? तो इको मार्क जो है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना इको मार्क लेबल्स उन उत्पादों को दिया जाता है जो विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों और भारतीय मानकों की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। इको मार्क प्राप्त कोई भी उत्पाद पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सही होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो ध्यान देंगे, नर्मदा भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी जो 1312 किलोमीटर है। अब देखिए, पूछा जाए कि नर्मदा की लंबाई कितना है, तो भाई 1312 किलोमीटर है। ऑप्शन पर चर्चा करने का मतलब ही यही है। बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ और क्लियर होता है। तो नर्मदा, और फिर उसके बाद से नर्मदा भारत की नदी जो है लंबाई में, यह या कहें तो सबसे बड़ी नदी, 5वीं नदी कौन है? तो नर्मदा है। तो नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत एवं दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच प्रवाहित होती है। इस कारण नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा रेखा माना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ध्यान देंगे, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कन्याकुमारी। अब पूछ दिया जाए कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो भाई कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा एक जो है इसमें सही नहीं है? तो यहां ध्यान देंगे जरा सा, इसमें नाथुला यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है नाथुला, और इसके साथ में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन नाथुला जो है यह सिक्किम के लिए है। नाथुला यह सिक्किम के लिए है, तो इसका तो यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह सुमेलित नहीं, यह जोड़ा सही नहीं है। नाथुला यहाँ अरुणाचल प्रदेश दे दिया है, नहीं इसलिए यह नहीं होगा, क्योंकि नाथुला सिक्किम में है और लिपू लेख जो है, लिपू लेख उत्तराखंड, ठीक है ये। और रोहतांग, तो रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश, तो ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है पालघाट, केरल के लिए, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो ध्यान देंगे, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है एवं सबसे कम तट रेखा की लंबाई गोवा राज्य की है। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गुजरात, क्योंकि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, यहाँ पूछा जा रहा है। लंबी है पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे लंबी के लिए। और वही यहाँ पर कहता कि सबसे कम तटरेखा की लंबाई, तो वह गोवा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ध्यान देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ए कावेरी को, किसको भाई? कावेरी को, अर्थात कावेरी जारी किया गया था। और वहीं एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए, किसके अनुसार भाई? एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा देखा जाए तो वह गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी को। यहाँ पर कुछ ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है, कंडीशन लगाता है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कावेरी को। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अर्थात कावेरी जारी किया गया था, इसलिए यहाँ पर इसका हमने आंसर दिया कावेरी को। लेकिन वही एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखेंगे तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, एनसीईआरटी के अनुसार।
ये बात हमेशा ये दोनों के लिए याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ध्यान देंगे, दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें जो हैं इस प्रकार है, ध्यान देंगे, अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द इत्यादि। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ध्यान देंगे, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर मरुस्थल है। यह संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। ये याद रखिएगा हमेशा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सहारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक देश में पपास घास के मैदान स्थित है? तो ध्यान देंगे, पपास घास का मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला ला पंपा, सांता फे एवं कोर्डोबा प्रांत में विस्तृत है और इसके अलावा ब्राजील के दक्षिणी प्रांत तथा उरुग्वे में भी इसका विस्तार है। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ध्यान देंगे कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। अब ध्यान दीजिए, मैं बार-बार एक ही बात आपसे कहता हूँ कि वीडियो भगाइएगा नहीं, ऑप्शन ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ हॉट स्पॉट आया, तो हॉट स्पॉट के लिए एक क्वेश्चन बन गया ना यहाँ कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया? तो आंसर हो जाएगा, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। अब वीडियो नहीं भगाइएगा, तब ना आपको ये सभी जानकारी आपको मिल पाएगा भई। इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, भगाइएगा बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू देखिए। 20 मिनट का समय मैं आपसे लेता हूँ और ये ईमानदारी पूर्वक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इतना सपोर्ट तो आप ज़रूर कीजिए मेरे लिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक पैसा भी नहीं लगता है। 1 सेकंड का समय लगता है, बस 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो इतना ज़रूर कीजिए। अब चर्चा कर लिया जाए ज़रा-सा कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर प्रजातियों की प्रचुरता तथा स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो ध्यान देंगे जरा सा, प्रत्येक महाद्वीप जो भी है उस देश की संख्या हम जैसा यहाँ पर चर्चा करेंगे उसके लिए। अफ्रीका, जैसे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया, ये सभी क्या है? महाद्वीप हैं। और इसमें देशों की संख्या कितना है भई? तो अफ्रीका में ये जो अफ्रीका है ऑप्शन नंबर ए, इसमें 54 है। संख्या कितना है भाई? 54।
यूरोप की बात करें तो यूरोप में 49 है यानी कि 49। उसके बाद हम एशिया की बात करें तो एशिया में 48 है यानी कि 48। उसके बाद अगर हम ये दक्षिणी अमेरिका टाइप हो गया है, ये दक्षिणी अमेरिका नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका में जो है 12 है। उसके बाद और आप नोट कर सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में 23 है, ओशिनिया में 14 हैं और यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है यानी सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें कितना है भाई 54 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीपों में जो है सबसे अधिकतम यहाँ देश हो जाएगा। मतलब ये चारों महाद्वीप की बात की जाए तो, क्योंकि एक में 54 है, एक 49 है, एक 48 और एक 12 है और आपको पता होना चाहिए कि 54 इसमें सबसे ज़्यादा है, ये तो सब कोई जानता है भाई, इसलिए इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो ध्यान देंगे, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है और इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर जो होता है वह काफी नीचे चला जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन-सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर पर सुनने से पहले थोड़ा चर्चा होना ज़रूरी है, हमेशा की तरह। मतलब ये सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। यह वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टोइक जिसको बोलते हैं, यह एक तकनीक है। यानी कौन सा तकनीक? तो फोटोवोल्टोइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और यह आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। तो जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए मेरे भाई, मुझे सपोर्ट करिए जरूर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ध्यान देंगे कि जब हाइड्रोजन हवा में जलती है जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा 150 किलो जूल प्रति ग्राम उन्मुक्त होती है और अपने उच्च बल की उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आइए जाइएगा आप, तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा आप, तो सीधे डायरेक्ट टेलीग्राम के चैनल पर पहुँच जाइएगा और उसको ज्वाइन करने के बाद आप थोड़ा-सा मैसेज को ऊपर कीजिएगा तो आपको सारे पीडीएफ मिल जाएँगे। उसका पासवर्ड भी वहाँ पर नीचे दिया हुआ है। उर्दू वालों के लिए है कि उर्दू का भी मैंने वहाँ पर डाल दिया है, उसका भी पासवर्ड वही है। और ख़ास करके उर्दू वालों के लिए बात ये है कि उर्दू का ग्रामर ज़्यादातर पूछा जा रहा है उर्दू में से। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।